कर्नाटक का हासन जिला 20 अप्रैल 2024 को कुछ अनजान लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ के घरों, बाजार, बसों, ट्रेन जैसी अलग अलग जगहों पर पेन ड्राइव फेंक कर चले जाते हैं। शुरू में तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया, पर जब कुछ लोगों ने इस पेन ड्राइव को चलाकर देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। उस पेन ड्राइव में हजारों वीडियोस ऐसी थी जिसमें अलग अलग लड़कियां रो रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं और चिल्ला रही थीं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। उन वीडियोस में लड़कियों से हैवानियत करने वाले शख्स का चेहरा जब लोगों ने देखा तो सब बुरी तरह से चौंक उठे, क्योंकि वो सिर्फ उस हासन इलाके का नेता ही नहीं बल्कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री का पोता भी था। तो क्या है ये पूरा मामला जिसने एक बार फिर देश को हिलाकर रख दिया और जिसके बाद भारतीय राजनीति में भूचाल खड़ा हो गया। हेलो एंड वेलकम टू डिजिट लाइफ। आज हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की। 90 के दशक में हुए अजमेर सेक्स स्कैंडल के बाद भी देश में कुछ नहीं बदला है। औरत को देवी की तरह पूजे जाने वाले भारत देश पर ये स्कैंडल एक कलंक की तरह है, जहां एक नेता देश का सबसे बड़ा स्कैंडल करने के बाद आसानी से विदेश भी भाग जाता है। 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसके दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रैल को होनी थी। कर्नाटक की 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 26 अप्रैल को चुनाव होने थे। कर्नाटक की मुख्य पार्टी जेडीएस, जिसने 2019 के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ा था, इस बार 2024 में जेडीएस बीजेपी से गठबंधन में थी। बीजेपी ने जेडीएस को कर्नाटक में 3 सीट जीती, जिसमें से एक हासन जिले की सीट थी। इस सीट पर भारत के पूर्व पीएम रहे एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को टिकट दिया गया था। 32 साल के प्रज्वल रेवन्ना 2019 में इसी सीट से इलेक्शन जीते थे और ये सीट देवेगौड़ा परिवार के लिए बहुत खास मानी जाती है, जैसे कि गांधी परिवार के लिए अमेठी की सीट। इसी हासन जिले से निकल कर आई उस भयानक स्कैंडल की कंट्रोवर्सी, जिसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल कहा जा रहा है। 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटक की 14 सीटों पर वोटिंग होनी थी। चारों तरफ सभी कैंडिडेट अपनी अपनी पार्टी के प्रचार में जोर शोर से लगे हुए थे। 26 अप्रैल से 5 दिन पहले 20 अप्रैल 2024 को हासन कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ अनजान लोग आते हैं, जो हासन की बसेस, ट्रेन, मार्केट, घरों, चाय की दुकानों जैसी अलग अलग जगहों पर एक एक पेन ड्राइव फेंक कर चले जाते हैं। लोग ये सब देखकर हैरान परेशान थे, क्योंकि हर जगह पेन ड्राइव पड़ी नजर आ रही थी। जब कुछ लोगों ने इस पेन ड्राइव को चलाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। उस पेन ड्राइव में सैकड़ों छोटे बड़े वीडियोस थे। दरअसल ये सभी वीडियोस रेप वीडियोस थे, जिसमें अलग अलग महिलाओं का यौन शोषण किया गया था। पर सबसे चौंकाने वाली बात थी कि इस वीडियो में शोषण करने वाले का चेहरा साफ दिख रहा था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसी हासन इलाके का सिटिंग एमपी प्रज्वल रेवन्ना था, जो खुद उन महिलाओं का शोषण और रेप करता हुआ दिखाई दे रहा था। कई वीडियोस में तो प्रज्वल खुद शूटिंग करता हुआ भी दिखाई दे रहा था, जब उसका कोई साथी उन लड़कियों का रेप कर रहा था। इन वीडियोस में अलग अलग लड़कियां या औरतें बुरी तरह से रो रही थी, वो गिड़गिड़ा रही थी, उन्हें छोड़ देने की मिन्नतें कर रही थी। पर इन वीडियोस में प्रज्वल एक साइकोपैथ की तरह बिहेव करता हुआ दिख रहा था। लड़कियों के रोने गिड़गिड़ाने का उन पर कोई असर नहीं दिख रहा था। एक वीडियो तो ऐसा भी था जिसमें 60-65 साल की एक बुजुर्ग महिला रो रही थी और खुद को छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन प्रज्वल उसके साथ भी जबरदस्ती कर रहा था। इसे देखने के बाद लोग गुस्से से भरे थे। इस पेन ड्राइव में कुछ 100-200 नहीं बल्कि पूरे 2976 वीडियोस थे, जिसमें अलग अलग लड़कियों का शोषण किया गया था। इस वीडियो की खबर बाहर आने के बाद पूरे हासन में हंगामा मच गया था। पीड़ित लड़कियों की गिनती अजमेर स्कैंडल की गिनती से भी हजारों की संख्या में ज्यादा थी। इन 3000 के करीब वीडियोस में से हर एक में एक अलग महिला थी और प्रज्वल के साथ इनका चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा था। यानी उन महिलाओं ने ये शोषण तो सहा ही था, पर अब इन वीडियोस के बाहर आने के बाद उनका चेहरा भी पब्लिक में रिवील हो चुका था। जल्दी ही इन महिलाओं की पहचान भी होने लगी और हैरत अंगेज रूप से इनमें जेडीएस पार्टी की ही कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत की मेंबर्स, बहुत से सरकारी कर्मचारी, कई महिला पुलिसकर्मी, यहाँ तक कि प्रज्वल के घर में काम करने वाली कई हाउसमेट भी थी। इन वीडियोस को लेकर जैसे ही हल्ला मचना शुरू हुआ, पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई कि इलेक्शन के टाइम पर उनके नेता की छवि खराब करने के लिए एआई और डीप फेक की मदद से मॉर्फ किए हुए वीडियो
मार्केट में शेयर किए जा रहे हैं। ये वीडियोस सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट हो चुके थे। शुरू में तो सबको यही लगा कि ये वीडियोस फेक हैं, पर जल्दी ही लोगों ने देखा कि इन सभी वीडियोस के बैकग्राउंड में प्रज्वल के घर का स्टोर और उसका एक खास गेस्ट हाउस भी नजर आ रहा था। प्रज्वल के कपड़े, उठने बैठने का स्टाइल, बोलना, सब कुछ असली ही लग रहा था। 26 अप्रैल को वोटिंग होनी थी। बीच में इन वीडियोस का हंगामा मचा हुआ था, पर इस सब के बावजूद प्रज्वल रेवन्ना चुनाव प्रचार में लगा हुआ था। वो लोगों के बीच जाकर अपने लिए वोट मांग रहा था, धड़ल्ले से रैलीज कर रहा था और उन रैलीज में औरतों की सुरक्षा पर भाषण भी दे रहा था। ये सोचकर ही डर लगता है कि जनता का चुना हुआ एक नेता, जिस पर जनता की सुरक्षा के लिए देश के कानून बनाने की जिम्मेदारी है, वो ही कानून को तोड़ते हुए किसी भयानक कांड को अंजाम देता है। अपनी हवस में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि महिला 19-20 साल की लड़की है या 60-65 साल की बुजुर्ग। उसे कानून का डर नहीं था, बदनामी का डर नहीं था। अपनी सत्ता की पावर और अपनी हवस में वो इतना बेशर्म और बेखौफ हो चुका था कि अपनी उन हरकतों को वो कैमरे में कैद भी करता रहा और कभी कभी किसी और से रेप करवाता और खुद कैमरे से उन्हें शूट भी करता था। और ऐसा कोई मानसिक रूप से विकृत इंसान ही कर सकता है। अब तक वीडियोस का जो असर होना था वो हो चुका था। इलेक्शन कैंपेन भी पूरी हो चुकी थी। इस सब के बाद भी 26 अप्रैल को वोटिंग हो जाती है, लेकिन वोटिंग होने के अगले ही दिन 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए जर्मनी भाग जाता है। इलेक्शन होने से पहले ही सारा मामला खुल चुका था, तो इतने बड़े कांड का अपराधी बिना किसी सरकारी मदद या कानूनी ढील के देश से बाहर कैसे जा सकता था, ये बड़ा सवाल था। इसके नेक्स्ट डे 28 अप्रैल को प्रज्वल के घर में काम करने वाली 47 साल की एक हाउसमेड पुलिस स्टेशन पहुंचकर प्रज्वल के खिलाफ कंप्लेन लिखवाती है। उसने एफआईआर में लिखवाया कि जिस दिन वो प्रज्वल के घर काम करने पहुंची थी, उस वक्त घर में 6 और फीमेल मेड्स थी, जिन्होंने पहले ही दिन उसे चेतावनी दी थी कि जब भी प्रज्वल घर पर हो उससे बचकर रहना। उसने भी नोटिस किया कि जब भी प्रज्वल घर पर रहता था, ये सभी मेड्स बहुत ही डरी हुई रहती थी और उसके पास जाने से बचती थी। इस मेड ने बताया कि काम शुरू करने के 3-4 महीने बाद ही प्रज्वल ने उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी, उसका रेप किया और उसका वीडियो भी बनाया। परेशान होकर जब इस मेड ने प्रज्वल के पिता HD रेवन्ना को शिकायत की, तो मदद करने की बजाय उन्होंने भी मेड के साथ जबरदस्ती की और उसका रेप किया। तो इस तरह से उस FIR में बेटे के साथ साथ पिता का नाम भी शामिल था। इसी बीच किसी काम से उसकी बेटी जब वहाँ घर पर आई, तो प्रज्वल ने उसका नंबर लेकर उसे भी वीडियो कॉल पर अश्लील बातें करके तंग करना शुरू कर दिया। परेशान होकर मेड ने वहाँ से काम छोड़ दिया और अपनी बेटी का फोन नंबर भी ब्लॉक करवा दिया। ये प्रज्वल को मिली सत्ता की पावर का ही खौफ था कि पढ़ी लिखी गवर्नमेंट एम्प्लॉय महिलाएं भी उस हैवानियत के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाई। इज्जत जाने के साथ साथ उन्हें अपनी जान का भी खतरा था। मेड ने भी बताया था कि अभी तक वो डरी हुई थी, पर जब बाकी लड़कियों की वो वीडियो सबके सामने आई तो उसकी भी हिम्मत बढ़ी और वो पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने पहुंच गई। इसके बाद प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिता के खिलाफ 354A, 354B, 506 और 509 एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। इन सब के बीच कर्नाटक की महिला आयोग की अध्यक्ष नागालक्ष्मी चौधरी तक भी ये पेन ड्राइव पहुंची। उन्होंने इसे देखा, जिसके बाद उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया। उनका कहना था कि उन रोती गिड़गिड़ाती महिलाओं की यौन शोषण की ये वीडियो इतने भयानक और रोंगटे खड़े करने वाले हैं कि मैं इन्हें पूरा देख भी नहीं पाई। इन वीडियो में दिखने वाले कुछ लड़कियां नागालक्ष्मी के पास भी पहुंची। उन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए, जबकि कुछ लड़कियों ने व्हाट्सएप पर अपने डिटेल्स दिए। नागालक्ष्मी चौधरी की सिफारिश के बाद ही कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक SIT का गठन किया, जिसका काम था इस पूरे मैटर की जांच करना, जिसमें 18 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और 2 सीनियर वुमेन IPS ऑफिसर्स को शामिल किया गया था। CBI चीफ विजय कुमार सिंह इस SIT को लीड कर रहे थे। SIT में बनी टीम्स का काम था पीड़ितों का बयान दर्ज करना, इन वीडियोस की फॉरेंसिक जांच करना और उसमें शामिल गुनहगारों की डिटेल्स कलेक्ट करना। जांच चल रही थी, लेकिन इसके बीच सवाल ये था कि आखिर ये वीडियो बाहर आई कैसे और क्यों इन्हें इलेक्शन के टाइम पर ही सर्कुलेट किया गया। इन वीडियोस के बाहर आने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल रेवन्ना फैमिली का 15 साल पुराना एक वफादार ड्राइवर था, कार्तिक गौड़ा। पहले वो प्रज्वल के पिता के साथ था, फिर वो प्रज्वल के साथ मिलकर काम कर रहा था। ये इतना ट्रस्टवर्थी था कि रेवन्ना फैमिली अपनी बेनामी जमीन कार्तिक के नाम पर खरीदती थी और मौका पड़ने पर उससे वापस भी ले लेती थी। इसी तरह 2022 में भी कार्तिक के नाम पर कर्नाटक में ही 16 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। ऐसा अक्सर बहुत से पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन करते हैं, जो अपने वर्कर्स के नाम पर ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं।
ताकि इनकम टैक्स से बचा जा सके। लेकिन 2022 के बाद ही इनके बीच संबंध बिगड़ने लगे, जिसके चलते कई बार कार्तिक और उसकी पत्नी तक का अपमान किया गया। विवाद बढ़ने के बाद कार्तिक से उस 16 एकड़ जमीन को वापस मांगा जाने लगा, लेकिन कार्तिक का उस जमीन को वापस करने का कोई इरादा नहीं था। कार्तिक अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। शुरू में वो बहाने बनाता रहा और जमीन वापस करने से आनाकानी करता रहा। फिर मार्च 2023 में उसने अपनी जॉब ही छोड़ दी, जिसके बाद उसे काफी धमकियां भी मिलती रहीं। उन धमकियों का असर ये हुआ कि कार्तिक कोर्ट पहुंच गया। अब क्योंकि सारे पेपर कार्तिक के नाम ही थे, तो वो उस पर अपना दावा करने लगा। उसने उल्टा रेवन्ना के खिलाफ एक केस दर्ज करवा दिया कि ये जमीन उसकी है, जिसके सारे पेपर उसके नाम ही हैं और इस जमीन को रेवन्ना हड़पना चाहते हैं। इस केस में उसने रेवन्ना की तरफ से मिलने वाली धमकियों का जिक्र भी किया था। कार्तिक एक प्रज्वल का खास आदमी था। वो उसका हर राज जानता था, यहाँ तक कि प्रज्वल की हर डिजिटल चीज का कंट्रोल भी कार्तिक के पास ही था। प्रज्वल के आईफोन में जितने भी रेप वीडियो थे, कार्तिक ने नौकरी छोड़ने से पहले सबको एक पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर लिया और ये कुल 2976 वीडियोस थे। और अब इन्हीं वीडियोस की वजह से उसे कॉन्फिडेंट था कि इनके बदले वो 16 एकड़ की ज़मीन भी उसे आसानी से मिल जाएगी। लेकिन लगातार मिलती धमकियों और अपनी जान का खतरा देखते हुए कार्तिक इस पेन ड्राइव को लेकर बीजेपी के एक नेता देवराज देवगौड़ा के पास पहुंचा और उन्हें ये वीडियो दिखाई। देवराज ने भी अपने बड़े नेताओं को इस बारे में खबर दी कि प्रज्वल सही कैंडिडेट नहीं है, उसकी अश्लील वीडियोज हैं जिसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। लेकिन उस वक्त उनकी बात नहीं सुनी गई। पर अब ये अश्लील वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने पूरी तरह से रेवन्ना से पल्ला झाड़ दिया कि वो तो जेडीएस का कैंडिडेट है, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। वहीं प्रज्वल के चाचा एचडी देवगौड़ा के दूसरे बेटे कुमार स्वामी, जो कर्नाटक के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, उनका भी कहना है कि रेवन्ना फैमिली से उनका कोई संबंध नहीं है। इतने भयानक खुलासे के बाद कर्नाटक गवर्नमेंट पर भी दबाव था। जांच कर रही एसआईटी को प्रज्वल का आईफोन तो नहीं मिला, पर फिर एप्पल कंपनी से उस फोन के डिटेल मंगवाए गए, पीड़ितों के बयान दर्ज हुए, पेन ड्राइव की फॉरेंसिक जांच हुई, जिसके बाद प्रज्वल पर आरोप तय किए गए। 31 मई 2024 को दबाव के चलते प्रज्वल वापस भारत लौट आया, जहां आते ही उसे अरेस्ट कर लिया गया और तब से ही वो जेल में था। स्पेशल कोर्ट में ये केस 1.5 साल तक चला। एसआईटी ने केस में डिजिटल फोरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट जैसे सबूत पेश किए। प्रज्वल के खिलाफ तय किए गए सभी आरोप कोर्ट में सिद्ध हुए हैं। उसके बाद ही कोर्ट ने 2 अगस्त 2025 को प्रज्वल रेवन्ना को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सज़ा सुनने के बाद प्रज्वल कोर्ट में रोने लगा। वो तब भी यही कह रहा था कि ये एक राजनीतिक साजिश है, जिसके लिए चुनाव से 6 दिन पहले ये वीडियो सर्कुलेट किए गए थे। लेकिन ये सवाल हमेशा रहेगा कि ये पेन ड्राइव आखिर किसने बांटी थी। इसका खुलासा नहीं हो पाया है। अलग अलग समय पर कभी कार्तिक, कभी देवराज देवगौड़ा और कभी कांग्रेस पर इसका इल्जाम लगता रहा है, क्योंकि इन वीडियोस के बाहर आने से इस भयानक कांड का खुलासा तो हुआ है, लेकिन साथ ही उन लड़कियों की पहचान भी रिवील हो गई है जिससे बचा जा सकता था। और ये पेन ड्राइव सीक्रेटली भी सीबीआई या जांच कमेटी तक पहुंचाई जा सकती थी। खैर, प्रज्वल के पास अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन बाकी है। देखना होगा कि आगे इस केस में क्या होता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।